केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 5 की। 4 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 4 प्रकार की रिएक्शंस शो करते हैं, या फिर मैं यूं कहूं एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है विलोपन अभिक्रिया, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल्स, मींस धातुओं से अभिक्रिया। और चौथा है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो बताओ एल्किल हैलाइड्स की केमिकल रिएक्शंस को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? 4 कैटेगरीज में। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसमें हमें टाइम भी थोड़ा लगेगा क्योंकि काफी लंबी रिएक्शन है और एग्जांपल्स भी है। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, और उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो भैया, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उससे एल्किल हैलाइडों की पहचान होती है। आपसे पूछ ले कि एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया कौन सी है, या आपसे पूछ ले कि एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है, तो आप कहोगे कि एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, सबसे मुख्य अभिक्रिया वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात आपने क्या याद की कि यह एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिससे उस कंपाउंड की क्या होती हो, पहचान होती हो। जैसे एल्कीन जो होती है उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, एल्काइन की भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक होती है। यदि हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि हम बात करें एल्केन्स की तो उनकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होती है। कार्बोनिल यौगिक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक होती है। ठीक है, तो हर एक कंपाउंड की जो कैटेगरी होती है उनकी एक अलग रिएक्शन होती है, उनकी पहचान उससे होती है और उस रिएक्शन को हम अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है एल्किल हैलाइडों की? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिएगा, इस प्रकार की रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नाभिक स्नेही क्या होता है, और उसके बाद में हमें पता होना चाहिए प्रतिस्थापन क्या होता है। तो पहले मैं आपको प्रतिस्थापन का मतलब आपको बता देता हूँ। वैसे मुझे पता है आप सब जानते होंगे, प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को उसके स्थान से हटा दे और उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अब नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड है AB, इसकी रिएक्शन हमने C से करवाई तो बना AC प्लस B। तो बताओ इस C ने किसको हटा दिया? C ने B को हटा दिया। C ने कहा B को तू हट जा, मैं लग जाऊंगा। तो देखो यही हुआ ना, B के स्थान पे क्या लग गया? C लग गया। तो C ने किसको हटाया? B को। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, अब देखो नाभिक स्नेही क्या होता है। क्लास 11 में आपको अभिकर्मक के प्रकार पढ़ाए जाते हैं, रिएजेंट्स के टाइप पढ़ाए जाते हैं, और आपको पढ़ाया जाता है कि जो अभिकर्मक या रिएजेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नाभिक स्नेही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल। और दूसरे प्रकार के अभिकर्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इनकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे इनके बारे में जितना हमारे क्लास 12 में क्या आता है, काम में आता है। तो बताओ अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 नाभिक स्नेही और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, एक इनका कॉमन प्रतीक है Nu- और इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रदर्शित किया जाता है E+ से। ठीक है, नाभिक स्नेही क्या होते हैं? नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि ऐसे अभिकर्मक या ऐसी स्पीसीज जो नाभिक से स्नेह रखे। नाभिक से क्या रखे? स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्यार करना। क्या करना? प्यार करना। तो बताओ नाभिक से स्नेह रखने वाले, नाभिक से प्यार करने वाले जो अभिकर्मक होते हैं या नाभिक से प्यार करने वाली जो स्पीसीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? नाभिक स्नेही। और जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो नाभिक। सर नाभिक का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो आपने पढ़ा है कि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि नाभिक में क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। ठीक है, तो जो नाभिक यानी धनावेश से, धनावेश का मतलब प्लस, जो नाभिक से या धनावेश से या प्लस से प्यार करे उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं। जो प्लस से प्यार करे, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कौन? नाभिक स्नेही वहां आक्रमण करते हैं जहां प्लस आवेश उपस्थित हो, यानी क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। ये वहां आक्रमण करते हैं जहां प्लस आवेश उपस्थित हो। प्लस आवेश कहां उपस्थित होगा? जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। ध्यान रखिएगा, नाभिक स्नेही वहां पर आक्रमण करते हैं। सर ये आक्रमण क्यों करते हैं? रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। रिएक्शन तभी होगी ना जब आक्रमण होगा अभिक्रिया के अंदर। रिएक्शन में आक्रमण होगा तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो ये कहाँ आक्रमण करते हैं? जहाँ प्लस आवेश उपस्थित हो, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। ठीक है सर, ये प्लस आवेश उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वहीं आक्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर या तो क्या होता है? माइनस होता है, या इनके पास लोन पेयर होता है। जैसे मान लीजिएगा आपको मिठाई से प्यार है, तो बताओ आप किसी शादी में गए तो सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण करोगे? जहाँ मिठाई आपको दिखेगी। सही बात है कि नहीं है? जहाँ मिठाई दिखेगी वहाँ आप टूटोगे, जाके टूट के पड़ोगे मिठाई के ऊपर। किसी को दही बड़ों से प्यार है तो वो दही बड़ों पे जाके टूटेगा। किसी को मान लो कोल्ड ड्रिंक से, आइसक्रीम से प्यार है तो उस पर जाके टूटेगा। किसी को पनीर की सब्जी से प्यार है तो पनीर की सब्जी पे जाके टूटेगा। तो नाभिक स्नेही को किससे प्यार होता है? नाभिक से मतलब प्लस से। तो बताओ वो कहाँ आक्रमण करेगा? जहाँ क्या होगा? प्लस, यानी जहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसीलिए इनको Nu- के द्वारा दर्शाया जाता है, माइनस लगा के दर्शाया जाता है। माइनस का मतलब होता है जो प्लस की ओर क्या हो? आकर्षित। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको कहूँ नाभिक स्नेही वे अभिकर्मक है जो नाभिक यानी धनावेश से स्नेह करे, यानी आक्रमण कहाँ करेंगे? जहाँ धनावेश होगा या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने, सभी ऋणावेशित स्पीसीज, सभी ऋणावेशित स्पीसीज जैसे OH माइनस है ना, तो बताओ प्लस वाले पे आक्रमण करेगा, Br-, Cl-। ठीक है, और ले सकते हैं जैसे NO2-। ठीक है, तो जिन पे ऋणावेश हो या फिर लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज जैसे H2O है। ठीक है, वाटर भी नाभिक स्नेही होता है,
RNH2 है, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज भी एक तरह से वर्चुअली नेगेटिव चार्ज ही होता है इनके ऊपर, तो ये भी कहाँ आक्रमण करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, यानी जहाँ धनावेश उपस्थित होगा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि नाभिक स्नेह के एग्जाम्पल बताओ, तो आप कह देना या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, विच लव्स टू nucleus or positive charge or which attacks at such a site where positive charge is present or where deficiency of electron is present। ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे। अभी इस चैप्टर में हमारे केवल नाभिक स्नेह काम में आने वाला है, आगे जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेह भी काम में आएगा। तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे, स्नेह, स्नेह का मतलब हम कह सकते हैं प्यार करे। इसका मतलब ये कहां पर आक्रमण करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आधिक्य, ये वहां आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है। अब देखो, जहां इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होगा वहां क्या होगा, माइनस। इसका मतलब इनके ऊपर क्या लगा के हम प्रदर्शित करते हैं, कॉमन प्रतीक मैंने बताया E+ और इनका Nu-। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे नाभिक स्नेह में माइनस ही होगा, लेकिन लोन पेयर अगर है तो वो भी नाभिक स्नेह होगा। हालांकि लोन पेयर होता है तो हम माइनस क्यों नहीं करते, लेकिन एक तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉन है ज्यादा मात्रा में, तो वो अटैक कहाँ करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, यानी जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वहां आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो, आधिक्य होता है। और इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल, सभी धनावेशित स्पीसीज, जैसे H+ है, ठीक है, Cl+, Br+, ठीक है, NO2+, या फिर ऐसे स्पीसीज जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, जैसे Bf3 है, AlCl3 है। ठीक है, इस प्रकार के एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन स्नेह के होते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, नाभिक स्नेह का मतलब जो माइनस आवेश रखते हो या लोन पेयर रखते हो, और आक्रमण वहां करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात धनावेश होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब जो या तो प्लस रखते हो या जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, और वहां आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आधिक्य होता है। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो देखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब प्रतिस्थापन का कार्य नाभिक स्नेही के द्वारा किया जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा RX। ये क्या है बच्चों, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह पर आंशिक प्लस और हैलाइड पर आंशिक माइनस। रिएक्शन करवाई मैंने Nu- के साथ। सर Nu- क्या है, नाभिक स्नेही का एक कॉमन प्रतीक है। ठीक है, Nu- ने क्या किया, वहां आक्रमण किया जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यानी जहां धनावेश था। तो यहां पर इसने क्या किया, आक्रमण जहां, जैसे ही इसने इस R+ पर आक्रमण किया, तो बताओ यहां से X- क्या हो गया, बाहर निकल गया। सर Nu- ने R+ पे क्यों आक्रमण किया, क्योंकि Nu के ऊपर माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस। तो माइनस वाला कहाँ आक्रमण करेगा, जहां प्लस होगा। और जैसे ही यहां आक्रमण करेगा तो सर ये X बाहर क्यों निकला, क्योंकि देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, वो फिक्स होती है 4। ठीक है, तो जैसे ही Nu- इस R के ऊपर आक्रमण करेगा तो X को बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि X बाहर निकलेगा तो ही संयोजकता 4 मेंटेन रह पाएगी, वरना तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता को 4 रखने के लिए X को यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलना होता है। तो बताओ क्या बना। सर ये एरो क्यों खींचा आपने, सर ये एरो क्यों खींचा, इस एरो का मतलब है कि Nu- ने R के ऊपर अटैक किया, और इस एरो का मतलब है कि ये बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया, X बाहर निकल गया। किस रूप में बाहर निकलेगा, माइनस के रूप में। तो बताओ क्या बना, RNu + X-। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वापस से सुन लो, ये RX है,
इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, अभिक्रिया किसके साथ करवाई, Nu- के साथ। सर ये कहाँ आक्रमण करेगा, सर ये यहाँ पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा, तो भैया इस पे तो माइनस है, इस पे भी माइनस है, माइनस वाला माइनस पे आक्रमण थोड़ी करेगा, माइनस वाला कहाँ आक्रमण करेगा, प्लस के ऊपर। तो यहाँ पे आक्रमण किया। ये तीर का निशान क्यों खींचा, इस तीर के निशान का मतलब है कि सर ये यहाँ पे आके जुड़ेगा, जैसे ये जुड़ेगा तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, तो बताओ इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है सर, ये एरो आपने क्यों खींचा, क्योंकि इसका मतलब है ये x बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो बताओ क्या बना, RNu प्लस x माइनस। तो बताओ Nu माइनस ने किसका प्रतिस्थापन किया, x माइनस का। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2। नंबर 1 SN1 और नंबर 2 SN2। SN1 नंबर 2 SN2। SN1 SN2। सर SN1 का पूरा नाम क्या है, SN1 का पूरा नाम है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और द्विअणुक, इसका पूरा नाम है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पूरे नाम आप अच्छे से याद कर लेना। इसे कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और इसे कहते हैं 2 है यहाँ पर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, SN1 रिएक्शन की, SN1 अभिक्रिया की। अब देखो भैया, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि SN1 अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो हमने एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, CH3 C CH3 CH3 Cl। ये क्या है बच्चों, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों है, क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री टाइप का है। सर ये 3 डिग्री टाइप का क्यों है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पढ़ाया था ना मैंने आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो बताओ ये एल्किल हैलाइड किस टाइप का है, 3 डिग्री टाइप का। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने ले लिया। SN1 अभिक्रिया जब भी लिखो तो सबसे पहले आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ही लिखना है, क्योंकि अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा ही शो की जाती है। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई एक्वस KOH के साथ, AQ-KOH। एक्वस का मतलब होता है जलीय KOH, एक्वस KOH का मतलब होता है जलीय KOH। तो क्या होगा बच्चों, ये देखो K पे प्लस होता है और OH के O पे क्या होता है माइनस। तो यहाँ से ये Cl हट जाएगा, Cl हट जाएगा और उसके स्थान पे कौन आ जाएगा, OH। तो क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3 OH प्लस यहाँ से क्या निकला, Cl किस रूप में निकलेगा, Cl माइनस के रूप में, क्योंकि OH माइनस जो है वो कार्बन पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से Cl किस रूप में बाहर निकलेगा, Cl माइनस के रूप में। तो बताओ वो Cl माइनस K प्लस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, KCl। सर क्या लिखा आपने, ये मैंने क्या लिखा देखिएगा, मैंने एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, उसके साथ अभिक्रिया किसकी करवाई, एक्वस KOH की। एक्वस KOH का मतलब जलीय KOH, जलीय KOH। तो इस OH माइनस ने इस Cl को यहां से Cl माइनस के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। तो बताओ OH तो लग गया कार्बन पे, जो Cl माइनस निकला वो K प्लस से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, KCl बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया है। ठीक है, अब हमें परीक्षा की दृष्टि से इसके अंदर कुछ बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हमें इसकी क्रिया विधि याद रखनी है। ये जो रिएक्शन है इसकी क्रिया विधि आपके सिलेबस में है, परीक्षा में आपसे पूछी भी जाती है कि SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखो। तो हम यहाँ पे क्रिया विधि लिख रहे हैं, क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, क्रिया विधि को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि देखो, ये जो अभिक्रिया है ना 2 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी कि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, तो आपका आंसर होगा 2 पदों में। तो ये अभिक्रिया कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में, 2 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 यानी पद नंबर 1।
पहला पद है कार्बोकैटायन का बनना। कार्बोकैटायन को हम कार्बोधनायन भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन, कार्बोधनायन का बनना। पहले पद में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है। ठीक है, कैसे बनता है ये देखो, ये जो एल्किल हैलाइड है ना, CH3C CH3 CH3 Cl, ठीक है, ध्यान रखिएगा कार्बोकैटायन का बनना एक उत्क्रमणीय पद है या एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो आप ये वाला एरो लगाओगे। ठीक है, ठीक है, अग्र दिशा में भी होती है, पश्चिम में भी होती है, उत्क्रमणीय पद होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यह है दर निर्धारक पद होता है। सर ये दर निर्धारक पद क्यों होता है? क्योंकि ये धीमा पद होता है। होता क्या है, कार्बोकैटायन किस प्रकार से बनता है? सर कार्बोकैटायन होता क्या है अभी आपको बताएंगे, वैसे आप क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हो इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पद में क्या होता है, ये जो एल्किल हैलाइड हमने लिया, इस एल्किल हैलाइड का जो Cl है वो Cl माइनस के रूप में ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, अपने आप बाहर निकल जाता है। तो बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? भैया यहाँ पे सहसंयोजक बंध होता है और सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो Cl को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिले? एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन मिला, एक और मिला। हुआ क्या, वापिस से समझो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सहसंयोजक बंध है कि नहीं है? बताओ सहसंयोजक बंध में विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? क्लास 11 में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कार्बन देता है। सहसंयोजक बंध के निर्माण में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु देता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो क्लोरीन यहाँ से क्या होगा? हटेगा। क्लोरीन यहाँ से हटेगा, और हटेगा किस प्रकार से? विस्मांस विखंडन के थ्रू हटेगा। ऐसे समझ सकते हो आप, विस्मांस विखंडन होगा। विस्मांस विखंडन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से बंटवारा होगा। Cl क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बाहर निकल जाएगा। तो Cl ने यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2। एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन लिया और एक और इलेक्ट्रॉन ले गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। तो क्लोरीन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन आया, खुद के साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताओ क्लोरीन किस रूप में बाहर निकलेगा? माइनस के रूप में। Cl किस रूप में बाहर निकला? माइनस के रूप में। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन लेके चला गया, तो बताओ कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखो भैया, खुद की चीज खुद के पास आती है ना, तो उससे कोई खुशी नहीं होती। खुद की चीज खुद के पास आती है तो उससे कोई उसको खुशी नहीं होती। खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास आता, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता, बॉन्ड टूट जाता। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो मुक्त मूलक बनेंगे। क्या ए पे कोई आवेश आता है? क्या बी पे कोई आवेश आता है? क्या नहीं आता। लेकिन इसी बंध को मैं ऐसे तोड़ूं, दोनों इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए, तो बी को 2 मिले, एक तो खुद का मिला और एक ए वाला भी मिल गया, तो बी को तो खुशी हो गई, ए को गम हो गया। तो ए पे प्लस आएगा और बी पे क्या आएगा? माइनस। चलिएगा, इतनी सारी बातें मैंने बताई, फिर भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है? वापस से सुन लो कि ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका पहले विस्मांस विखंडन होगा उत्क्रमणीय पद के द्वारा। कौन सा विखंडन होगा? विस्मांस विखंडन। ये यहाँ से Cl हट जाएगा। Cl जब हटेगा यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हुए हटेगा। इसको इस प्रकार से हम शो करेंगे। पद कैसा होगा? दर निर्धारक पद होगा। ठीक है, धीमा पद होगा। सर दर निर्धारक पद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पद से हम इस अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं, वेग को निर्धारित करते हैं। तो बताओ क्या बनेगा? CH3 बताओ, कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस Cl किस रूप में बाहर निकल गया? Cl माइनस के रूप में, और ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सर कार्बोकैटायन क्या होता है? क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया कि कार्बन की ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पे प्लस हो
और कार्बन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। बताओ कार्बन पे प्लस है कि नहीं, कार्बन पे प्लस है, और कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2, ये रहे 2, ये रहे, एक बंद में 2 होते हैं, 2 2 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटायन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, फिर पद नंबर 2, दूसरे पद में क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही का क्या होगा, आक्रमण। सर नाभिक स्नेही कहां से आएगा, ये जो OH माइनस है ना, इस KOH का विखंडन हो जाता है K प्लस और OH माइनस में, वो OH माइनस आता है और कार्बोकेटायन के कार्बन पर आक्रमण कर देता है, इस पे आक्रमण करेगा। तीर का निशान शो कर सकते हैं अपन, और ये पद तीव्र होता है। तो बताओ OH इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, इस पे माइनस, इस पे क्या है प्लस है, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3C CH3 CH3OH, क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो ये पहला पद हो गया। पहला पद क्या है, कार्बोकेटायन का बनना, और दूसरा पद क्या है, नाभिक स्नेही का आक्रमण। ये 2 पद आपको ध्यान रखने हैं। कौन सी अभिक्रिया के, SN1 अभिक्रिया के। वापस से सुन लो, पहले पद में कार्बोकेटायन बनता है। सर कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन की ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर प्लस हो और कार्बन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो, 2 2 4 और 2 6। ये देख लो 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये कार्बोकेटायन है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हो गए, 6। तो कार्बन की वह स्पीशीज जिसमें कार्बन पे प्लस आवेश और कार्बन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। और फिर दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण, और 3 डिग्री एल्कोहल का क्या हो जाता है, निर्माण। सर ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री टाइप का क्यों है, क्योंकि कार्बन जिस पे प्लस है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, क्रिया विधि। इसके बाद में हम बात करेंगे SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, किसका, एल्किल हैलाइड का। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम 2 केस पढ़ते हैं। केस नंबर 1, पहला केस है, यदि हैलोजन समूह समान हो, हैलोजन समूह क्या हो, समान हो, हैलोजन समूह क्या हो, समान। पहला केस है हैलोजन क्या हो, समान। हैलोजन जब समान होगा तो एल्किल ग्रुप अलग अलग होगा। जैसे मैंने लिया CH3C CH3 CH3Cl। ठीक है, तो बताओ कौन सा एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री। CH3CH CH3Cl, बताओ कौन सा एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री। CH3CH2Cl, कौन सा एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री। और CH3Cl, ये कौन सा है बताओ, सुपर 1 डिग्री। तो पहले तो काम की बात सुन लो, मैंने आपको बताया था कि ये जो अभिक्रिया है मुख्य रूप से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री की होगी, उससे कम 1 डिग्री की होगी, और सबसे कम सुपर 1 डिग्री की होगी। मतलब SN1 रिएक्शन ये वाला एल्किल हैलाइड, मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट देगा और सुपर 1 डिग्री सबसे धीमी गति से देगा। सर ऐसा क्यों होता है, उसका कारण हम समझते हैं। तो देखिएगा, यदि हैलोजन समूह समान होता है तो एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता वो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन के अंदर मध्य में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अभी हमने इस अभिक्रिया के 2 पद पढ़े, तो उसमें हमने देखा कि मध्य में किसका निर्माण हो रहा था, कार्बोकेटायन का। एल्किल हैलाइड से पहले कार्बोकेटायन बन रहा था, तो उसको हम मध्यवर्ती बोलते हैं क्योंकि वो अभिक्रिया के मध्य में बनता है। तो एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है वो कार्बोकेटायन के स्थायित्व के क्या होती है, समानुपाती। देखिएगा, ये जो एल्किल हैलाइड है इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। इस एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा। इस एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटायन क्या होगा, 2 डिग्री। ठीक है, ये Cl हटेगा तो यही कार्बोकेटायन बनने वाला है। इसमें कार्बोकेटायन क्या बनेगा, CH3CH2 प्लस
और इसमें कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3+। ठीक है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम 2 डिग्री होता है, उससे कम 1 डिग्री होता है, सबसे कम स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, सुपर 1 डिग्री। तो मुझे आप एक बात बताओ कि इस एल्किल हैलाइड का ये कार्बोकेटाइन है, इन कार्बोकेटाइनों में सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, ये वाला। तो इनमें से सबसे ज़्यादा तेज गति से कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, 3 डिग्री बनाएगा। नेचर का नियम है कि वो काम तीव्र गति से होता है, वो काम तीव्र गति से होता है जिसमें स्थायित्व ज़्यादा प्राप्त होता है। आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये एल्किल हैलाइड तेजी से अपना कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये वाला एल्किल हैलाइड बहुत धीमी गति से अपना कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्थायी है, इसको पता है मेरा कार्बोकेटाइन स्थायी नहीं है। तो जब ये कार्बोकेटाइन बनाने की सोचेगा तो इसको ये महसूस होगा कि यार मेरा तो कार्बोकेटाइन स्थायी नहीं है, तो मैं काय को कार्बोकेटाइन बनाऊँ, और ये सोचेगा कि मेरा कार्बोकेटाइन तो बहुत ज़्यादा स्थायी है, तो मैं जल्दी से अपना क्या बनाऊं, कार्बोकेटाइन। आप भी बताओ वो काम करते हो कि नहीं करते हो जिस काम में आपको स्थायित्व प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा स्थायित्व आपको प्राप्त होगा वो काम आप उतनी ही तेजी गति से करना चाहोगे। जैसे आपको खेलना पसंद है, क्योंकि आपको खेलने से स्थायित्व प्राप्त होता है, तो खेलने का काम आप जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी से खेलने जाओगे। पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप पढ़ाई करोगे तो सही, लेकिन आपके पढ़ाई करने का जो टाइम होगा ना, उसमें आप टाइम लगाओगे कि यार पढ़ लेंगे ना यार, क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसको क्या लग रहा है कि यार मेरा कार्बोकेटाइन तो स्थायी नहीं है, तो ये टूटेगा धीमी गति से और ये फास्टली टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरा कार्बोकेटाइन क्या है, सबसे ज़्यादा स्थायी। तो जिस एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्थायी होता है वो अपना कार्बोकेटाइन उतनी ही फास्टली बनाता है, जल्दी बनाएगा। इसका मतलब क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बताओ सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, 3 डिग्री की, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की और सबसे कम सुपर 1 डिग्री की। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, क्रियाशीलता का क्रम आप याद रख लो, इससे आपका काम चल जाएगा कि SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की, उससे कम सुपर 1 डिग्री की। कारण अगर पूछ ले तो बोल देना कि इस एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और इस एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटाइन उतना ही सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, अब अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर मान लो इस पहले केस में हमने क्या देखा कि हैलोजन समान था, यदि हैलोजन क्या हो, समान, हैलोजन समान होगा तो एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सुपर 1 डिग्री। केस नंबर 2, यदि एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो तो बताओ अलग अलग क्या होंगे, हैलोजन अलग अलग होंगे। तो मैंने लिया RI, RBr, RCl और RF। तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और फ्लोरीन वाला सबसे कम क्रियाशील होता है। इसका कारण क्या है कि I- जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप छोड़ के जाए। भाई I- छोड़ के जाएगा तभी तो नाभिक नहीं आएगा R के पास। तो I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और F- सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है। सर ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई ज़्यादा होगी, बंध आसानी से टूट जाएगा, तो जल्दी से छोड़ के चला जाएगा, जल्दी से छोड़ के जाएगा तो OH- जल्दी से आएगा। तो क्रियाशीलता इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसकी होगी, RF की। ठीक है, तो रीजन आपसे बेसिकली परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा मैंने देखा आपसे रीजन्स नहीं पूछे जाते, आपको ये दोनों केस याद रखने हैं। यदि हैलोजन समान हो तो SN1 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता का क्रम होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री। और अगर एल्किल समूह समान हो तो RI, RBr, RCl और RF। ठीक है, अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको कहेगा कि बताओ CH3,
CH3 CH3 F, CH3 C, CH3 CH3 Cl, CH3 C, CH3 CH3 Br और CH3 C, CH3 CH3 I। इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? तो बताओ मुझे, एल्किल समूह समान है कि नहीं है? एल्किल समूह समान है, हैलोजन बदल रहा है FCl Br और I, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता 4 नंबर की हो जाएगी, उससे कम 3 की, उससे कम 2 की और उससे कम 1 की। तो 1 2 3 और 4, हैलोजन बदल रहा है, हैलोजन बदल रहा हो तो I वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, और हैलोजन समान हो तो फिर वो एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा जिसमें 3 डिग्री एल्किल ग्रुप लगा हुआ होगा, और सबसे कम क्रियाशील होगा जिसमें सुपर 1 डिग्री एल्किल ग्रुप लगा हुआ होगा। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर SN1 अभिक्रिया में प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया जाए तो रेसिमिक मिश्रण बनता है। यदि SN1 अभिक्रिया में प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया जाए तो रेसिमिक मिश्रण बनता है। प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें एक किरेल कार्बन उपस्थित हो। जैसे मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया PHC CH3 CH और Cl, बताओ इसमें ये कार्बन किरेल है कि नहीं है? सर किरेल कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग ग्रुप या एटम्स से पूरी हो रही हो, यानी कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हो, उस कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं। और एक किरेल कार्बन वाला जो एल्किल हैलाइड होता है वो प्रकाशिक सक्रिय होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जिसको हम, जो हमारा समावयवता वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है शायद, उसमें हम स्टडीज़ को डिटेल में करेंगे। फिलहाल याद रख लो कि ये प्रकाशिक सक्रिय क्या है? एल्किल हैलाइड, ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन यदि मैं एक्वस KOH के साथ करवाऊंगा तो रेसिमिक मिश्रण बनेगा। रेसिमिक मिश्रण का मतलब होता है 50% D समावयवी और 50% L समावयवी। सर ये D और L क्या होते हैं? ये होता है दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक, L होता है वाम ध्रुवण गुणक यौगिक, जिनके बारे में हम चैप्टर नंबर 16 में अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिलहाल आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। होता क्या है देखिएगा, यहाँ से OH आएगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा, पहले Cl हटेगा। यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा बताओ, कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन बच्चों जो होता है वो त्रिकोणीय समतल संरचना वाला होता है। ये देखो ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन, समतलीय संरचना होती है। सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब किसका आक्रमण होगा? OH माइनस का। तो OH माइनस जो है वो इस समतलीय संरचना के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, उसका नीचे से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा ये कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर से भी अटैक हो सकता है और इसके नीचे से भी हो सकता है, क्योंकि ये समतलीय होता है। कैसा होता है? समतलीय। तो समतलीय होने के कारण इस OH माइनस का इसके ऊपर से भी अटैक हो सकता है और इसके नीचे से भी हो सकता है। दोनों तरफ से इसका क्या हो सकता है? अटैक हो सकता है। तो ऊपर से होगा तो ऊपर जुड़ेगा और नीचे से होगा तो नीचे जुड़ेगा। जैसे ऊपर से हो रहा है तो OH ऊपर जुड़ेगा और नीचे से हो रहा है तो नीचे जुड़ेगा, और ये संभावना 50-50% होती है ऊपर से अटैक होने की। वापस से समझा दूं मैं आपको, ये जो कार्बोकेटाइन बना वो समतलीय होता है, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब OH माइनस अटैक करे तो ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो जो संभावना होती है वो ऊपर से और नीचे से 50-50% होती है। जैसे सिक्का अपन ऊपर उछालते हैं तो 50-50% संभावना होती है हेड और टेल आने की, वैसे ही अटैक होने की संभावना भी 50-50% होती है। ऊपर से अटैक कर रहा है तो मान लिया वो D समावयवी है और नीचे से अटैक कर रहा है तो वो L समावयवी है। D और L का मतलब आपको प्रॉपरली चैप्टर नंबर 16 में सिखाएंगे। फिलहाल याद रख लो, D को कहते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक, L को कहते हैं वाम ध्रुवण गुणक यौगिक। तो जब ऊपर से अटैक करता है तो हमने मान लिया कुछ इस प्रकार से वो जुड़ता है, ठीक है, हमने इधर जोड़ दिया। तो बताओ नीचे से अटैक करेगा तो इसके विपरीत जुड़ेगा और इसके विपरीत इधर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो दो कंपाउंड बनेंगे, 50% ये वाला बनेगा और 50% ये वाला बनेगा। इस मिश्रण को हम कहते हैं रेसिमिक मिश्रण और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेसेमरीकरण। क्या कहते हैं? रेसेमरीकरण।
वापिस से समझ लीजिएगा, ये मैंने क्या लिया, प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड, इससे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन पे किसका अटैक होने वाला है, OH माइनस का। कार्बोकेटाइन कैसी संरचना वाला है, त्रिकोणीय समतल संरचना है, समतलीय है। तो समतलीय संरचना के कार्बन प्लस पर OH माइनस का ऊपर से अटैक होता है तो ये बनेगा, और नीचे से अटैक होता है तो ये बनेगा, और दोनों अटैक की संभावना कितने कितने परसेंट है, 50-50%। जो ऊपर से अटैक करेगा तो मान लिया हमने इधर से वो किया, तो नीचे वाले को विपरीत करेंगे तो OH का ये इसका विपरीत इधर होगा कि नहीं होगा, तो ये 50% और ये 50%। इस मिश्रण को कहते हैं रेसिमिक मिश्रण, और इस प्रक्रिया को कहते हैं रेसिमराइजेशन या रेसिमरीकरण। तो इफ इन SN1 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड इज टेकन, देन रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो बताओ, SN1 अभिक्रिया मैंने आपको पूरी करवा दी। एक बात और याद रखनी है, इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन इज 1। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन के बारे में क्या क्या बातें मैंने आपको बताई। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा मुख्य रूप से दी जाती है, 2 पदों में पूरी होती है। पहले पद में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है, और क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री या 1 डिग्री और सुपर 1 डिग्री होता है। और अगर मान लो हैलोजन समूह अलग अलग हो तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता I वाले की और सबसे कम F वाले की होती है। फिर इस रिएक्शन में रेसिमीकरण होता है जब हम प्रकाशिक सक्रिय क्या ले, एल्किल हैलाइड। प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड का मतलब ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें एक क्रियल कार्बन उपस्थित हो। रेसिमिक मिश्रण का मतलब 50% D और 50% L। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेसिमरीकरण कहते हैं। तो ये मैंने आपको SN1 रिएक्शन पढ़ा दी है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, आप यहाँ तक पढ़ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।